सो बेसिकली मैंने और आरती ने ये एक ट्रस्ट शुरू करा मेरे गुरुजी के नाम से। मेरे गुरुजी का फोटो ये साइड में दिख रहा होगा आपको ऊपर, श्री युगल शरण जी महाराज, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन हेल्थ एंड लॉ साइंसेस। So this is the function which we are developing in the environment. Am I audible? Yes. Okay. So यहाँ से ये पूरा पोर्शन स्टार्ट होता है, द मिसिंग लिंक, मतलब हम इस जर्नी पर कैसे पहुंचे। तो एक होता है कैम। कैम इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेट मेडिसिन। आई बिलीव यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस टर्म। आपको यस और नो बोलते रहना पड़ेगा बिकॉज मुझे कोई दिखेगा नहीं ना इस टाइम पर। हाँ जी, ठीक है। सो यू आर अवेयर अबाउट कैम? यस। हाँ। सो अब कैम जो था एज पर यूएस डेफिनेशन वाज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: माइंड बॉडी इंटरवेंशन, होल मेडिकल सिस्टम, बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस, एनर्जी मेडिसिन एंड मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस। तो जिसमें कि आपका योगा, हिप्नोसिस, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एवरीथिंग विच एवर इज नॉट एलोपैथी फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। जब मैंने पूरा स्टडी करा इसमें, मतलब सारी चाइनीज प्रैक्टिसेस और मतलब पूरे दुनिया की सारी एनर्जी हीलिंग, एवरीथिंग फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। जब ये पूरा स्टडी करा तो मुझे इस पूरे सिस्टम में दो चीजों की कमी लगी कि इस पूरे सिस्टम में आत्मा और बीज मंत्र, बोथ द एक्टिविटीज आर मिसिंग फ्रॉम द एंटायर प्रोसेस। ओके। अब आत्मा और बीज मंत्र, ये दो एसेंशियल चीजें अगर हम हटा देते हैं तो ये सारी की सारी जो डिफरेंट साइंसेज है, आप इनको कभी भी बांध नहीं सकते। मतलब आयुर्वेदा, होम्योपैथी, अगर मैं चाहूं कि ये दोनों मर्ज हो जाएं तो ये मर्ज नहीं होंगी। They'll always fall apart. नेचुरोपैथी, मेडिटेशन, हिप्नोसिस, योगा, इन सबको भी मैं मर्ज करना चाहूं तो ये मर्ज नहीं होगा। डिस्टेंस हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, कीडो, प्राणिक हीलिंग, ऐसे करके मतलब कुछ भी आप चाहे कि मर्ज करना, वो मर्ज नहीं हो सकता बिकॉज देयर बी ऑलवेज अ फंडामेंटल डिफरेंस। बिकॉज इसमें से जहां जहां आत्मा था, जहां जहां बीज मंत्र था, वो इन सब लोगों ने अलग हटा दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। तो आत्मा और बीज मंत्र क्यों इंपॉर्टेंट था, ये मैं नीड बता रहा हूं आपको। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम लेकर चले कि मैं योगा करता हूँ, तो मैं योगा करता हूँ तो योगा से मुझे पता चलता है कि एक प्राणायाम जैसी चीज होती है। उस प्राणायाम को करता हूँ तो मुझे प्राणायाम की एक्सरसाइजेस बताई जाती है, बट वो प्राण का आत्मा से कनेक्शन है या नहीं है ये हमें कहीं नहीं बताया जाता। और प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है ये भी नहीं कहीं बताया जाता, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है? आत्मा से कनेक्टेड है। शरीर जो है वो तो एज इट इज है। जब किसी की डेथ होती है तो आत्मा ही शरीर से बाहर जाती है ना जी। अगर आत्मा शरीर से बाहर चली गई तो क्या प्राण उस शरीर के अंदर रहेगा? नहीं। तो अगर प्राण नहीं रहेगा तो योग में जो प्राणायाम सिखाया जा रहा है वो बिना आत्मा के सर्वाइव ही कैसे कर सकता है? राइट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आते हैं हिप्नोसिस पे। हिप्नोसिस के अंदर एक चीज सिखाई जाती है विच इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बड़ा कॉमन टर्म है, बीच में टीवी पे भी प्रोग्राम आते थे। ठीक है। अब पास्ट लाइफ जो है वो किसकी होती है? आत्मा के। अगर आत्मा नहीं हो तो क्या पास्ट लाइफ पॉसिबल है? नहीं। तो मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हाँ जी। तो मेडिटेशन जो है उसमें भी हम क्या करते हैं? आत्मा को परमात्मा से मिलाने की ही प्रक्रिया को हम मेडिटेशन कहते हैं। राइट। तो अगर मेडिटेशन में से आत्मा हटा दें तो वो मेडिटेशन कुछ बचा वहां पर? नहीं बचा। नहीं। तो माइंड बॉडी इंटरवेंशन जो है, जब मैंने इसको स्टडी करा, होल मेडिकल सिस्टम्स को स्टडी करा, अच्छा उसी तरह से आयुर्वेद में मंत्र चिकित्सा थी। वो मंत्र चिकित्सा के बाद में ये पूरा का पूरा फैसेट डेवलप हुआ। मतलब जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट था आयुर्वेद का, वो मंत्र चिकित्सा थी। तो जब मंत्र चिकित्सा के तौर पे देखा गया उसको, तो किसी ने उसमें से मंत्र चिकित्सा का पार्ट हटा के बाकी सारा आयुर्वेद जो है वो पूरी पब्लिक को डिस्क्लोज कर दिया। तो अब ये पूरा कुछ हो क्यों रहा था, मैं उस पर भी आता हूँ। ठीक है। ऐसे ही करके होम्योपैथी था। होम्योपैथी में भी जो है
ये वाला एस्पेक्ट था, बट वो कहीं डिस्क्लोज नहीं करा गया। स्पिरिचुअल हीलिंग तो मतलब टर्म ही स्पिरिचुअल हीलिंग है, तो आप स्पिरिट किसको कह रहे हो उससे स्पिरिचुअल हीलिंग का फर्क पता चल जाता है। एक जी। सेकंड। आज मेरी तरह सब लोग ही लेट आए। पूजा जी आप आ गए या शुड आई कंटिन्यू विद द क्लास? ओके, ठीक है। मोनिका जी आप आ गए? हाँ जी, आ गई मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो क्योंकि आज मैंने ही क्लास लेट शुरू कर दी, कोई और नहीं था, तो मैं और मधु जी थे, तो हमने क्लास स्टार्ट कर दी थी, बट वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आई अगेन कनेक्ट ऑन। बट माय रिक्वेस्ट 12 बजे, मतलब 12 बजे हम लोग एक दूसरे को कर दे, क्योंकि मेरे को तो क्लास लंबी खींचने की आदत है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीबॉडीज टाइम। तो डे 1 से हम पीपीटी शुरू कर रहे हैं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू टेक द प्रिंट आउट्स ऑफ द पीपीटी। सो वी स्टार्टेड द प्रोग्राम विद द मिसिंग लिंक, एंड मिसिंग लिंक पे हमने आइडेंटिफाई करा कि ये जितने भी तरीके के कैम इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेट मेडिसिन। सो ये जितनी भी तरीके की हम पद्धति सुनते हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग, कीडो, क्विगोंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, विटामिन, प्रोबायोटिक, नेचुरोपैथी, हिप्नोसिस, योगा, सो एवरीथिंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेट मेडिसिन। और ये एलोपैथी के अलावा सब कुछ जो है इस कैटेगरी के अंदर आता है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज थी। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि ये सारी जितनी भी पद्धति थी, इनके इसमें आत्मा और बीज मंत्र, ये दो टर्म ऐसे थे जो मिसिंग थे। अब योग में अगर आत्मा नहीं होगा तो वो योगा क्या कर रहा है, योग से प्राणायाम में क्या हो रहा है, वो सारा मिसिंग लिंक था। मेडिटेशन में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होता है, वो मेडिटेशन कहलाता है, वो मिसिंग था। आयुर्वेद में मंत्र चिकित्सा थी, वो मिसिंग था। सो अगर मैं इन सारी कैटेगरीज में आत्मा और बीज मंत्र को जोड़ दूं, तो ये सब सीखना, इट इज लाइक स्टडिंग वन सिंगल सब्जेक्ट। ये सारे अलग अलग नहीं थे, बट somebody डिड दिस एंड ये पूरा का पूरा पार्ट गड़बड़ हो गया। नाउ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेट मेडिसिन रिक्वायर्ड क्यों है? इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बेस्ड है इस एस्पेक्ट के ऊपर कि ये जितनी भी अलग अलग पद्धति हैं, एक है एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम, वो आउट ऑफ द टोटल डिजीज प्लेथोरा वो एक पार्ट ऑफ डिजीज को ठीक कर लेता है। जब वो ठीक कर लेता है तो वो अपने आप को एक वेस्टर्न सिस्टम होने की वजह से, क्रिश्चियन मिशनरी होने की वजह से और मुस्लिम के प्रोसेस के गवर्न होने की वजह से वो पूरे वर्ल्ड ओवर अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पाता है। जब वो इम्प्लीमेंट करता है तो बहुत सारी बीमारियों का सॉल्यूशन नहीं दे पाता, लाइक इंसोम्निया, डिप्रेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अल्सर्स, कैंसर, पीटीएसडी, arthritis, back pain, incontinence. So likewise there are multiple diseases जो कि पॉसिबल हो रही थी, लेकिन एलोपैथी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था। तो इस तरीके से ये सारी की सारी पैथी बनी। तो somebody question me कि गौरव, when everything is already there in the camp plethora, why you require to make a change or highlight for आत्मा and बीज मंत्र? तो मैंने कहा भाई एक नई सेट ऑफ डिजीजेस आनी शुरू हुई है विद द एडवेंट ऑफ, जैसे 5G टेक्नोलॉजी, 7G आया, तो पूरी दुनिया के अंदर जो बीमारियां इमर्ज होने लगी, दोज वर लाइक ऑटिज्म, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, तो उनका भी सॉल्यूशन इस प्लेथोरा से नहीं निकल रहा था। तो बोले मतलब, मैंने कहा मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर सब कुछ माइंड से ही जनरेट हो रहा है और माइंड ही करप्ट हो गया, तो माइंड को कौन ठीक करेगा?
तो उन्होंने कहा माइंड ही करप्ट हो गया तो माइंड को कौन ठीक करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। सो मैंने कहा नहीं, माइंड को सोल जो है वो करेक्ट कर सकती है, और सोल इज व्हाट वी नो फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल सिस्टम, उसको आत्मा कहते हैं, और आत्मा ने ही इस मन और शरीर का निर्माण किया। मधु जी, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ डॉट्स को? हाँ जी सर। तो जब मैंने ये वाला सिस्टम स्टडी करा तो मुझे पता चला कि हमारा जो एग्जिस्टिंग कैंप था, जैसे वो एनर्जी को मेडिसिन कहता था। अब एनर्जी अगर मेडिसिन है तो हाउ आई विल बी एबल टू डायरेक्ट दैट मेडिसिन इनटू यू, एंड व्हेन आई एम पुटिंग डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उसको दिशा निर्देश भी दे रहा हूँ। तो एनर्जी तो समझ में आती है, एनर्जी दिशा निर्देश कैसे ले रही है? दिशा निर्देश लेने की प्रक्रिया इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, और फिर वो एनर्जी जब आपके अंदर गई तो उसने आपके वेट को, आपके स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, बॉडी के फंक्शंस को, सबको ऑल्टर करना शुरू कर दिया। ये जितना भी ऑल्टर था ये मैटर की डोमेन में था। तो व्हाट आई आइडेंटिफाइड इज कि बाय दिस न्यू कैम मैं एनर्जी एज मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे भी एडवांस वर्जन इंफॉर्मेशन, एनर्जी एंड मैटर, इन तीनों को एज मेडिसिन यूज करने की बात कर रहा हूं। जहां पर मैं माइंड बॉडी इंटरवेंशंस की बात कर रहा था, मैं माइंड बॉडी और सोल इंटरवेंशंस की बात करने लगा। क्योंकि अगर सियाचिन ग्लेशियर में कोई फौजी खड़ा है तो अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम से ज्यादा देर तक उस एनवायरनमेंट में रहता है तो उसका माइंड भी करप्ट हो जाता है और उसकी बॉडी भी करप्ट हो जाती है। तो दोनों को रिपेयर कौन करेगा? मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? यस सर। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं मैम? होंडा। होंडा। सो होंडा को रिपेयर कहाँ पे कराते हैं? होंडा के जो वर्कशॉप है उसी में। वो सड़क किनारे जो घर के बाहर निकल के राइट हैंड साइड पे जो मैकेनिक बैठता है उससे क्यों नहीं रिपेयर कराते? क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है, ओके। एंड उसको नॉलेज नहीं है उतना। मान उसके लीजिए पास नॉलेज, अगर मान लीजिए नॉलेज भी हो, फिर उसके पास स्पेयर पार्ट्स भी ओरिजिनल नहीं होंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके पास ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे। ओरिजिनल स्पेयर पार्ट किसके पास होते हैं? मैन्युफैक्चरर के। हाँ जी। तो हमने सोल जो है अगर उसको मैन्युफैक्चरर बोला तो इन दैट सिचुएशन ओरिजिनल बॉडी के, माइंड के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सोल के पास ही होंगे, थर्ड पार्टी वेंडर के पास नहीं हो सकते। थर्ड पार्टी वेंडर के पास अरेंजमेंट मिल सकता है बट इट कैन नॉट बी ओरिजिनली रिप्लेस्ड। आपकी रिक्वायरमेंट है ओरिजिनल। भाई जो हाँ हमारा हाथ है वो काम नहीं कर रहा तो आपने एक मशीन का हाथ लगा दिया, तो क्या वो आपको वही फ्रीडम देगा जो नहीं नया हाथ दे? जो मतलब, तो वो मशीन तो होगा बट वो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट एलोपैथिक प्रोसेस। अच्छा, हार्ट पंप नहीं कर रहा, चलो उसमें वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक स्टंट डाल देते हैं। वेंटिलेटर। वेंटिलेटर तो बहुत बात की स्टेज आ गई, पहले पहले स्टंट डलेगा। पेसमेकर। पेसमेकर। पेसमेकर, हाँ, पेसमेकर इज द राइट टर्म। तो पेसमेकर लगा देते हैं। वो पेसमेकर लगाने के बाद वो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो हर बार ओरिजिनल हार्डवेयर ना होने की वजह से हम जिस भी मैकेनिक से उसे रिपेयर करा रहे हैं उसका नेट इम्पैक्ट हमारी फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैंने जब होल मेडिकल सिस्टम को स्टडी करा इन चाइनीज, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, उसमें आत्मा का एलिमेंट जोड़ते ही मुझे पता चला कि एक मंत्र चिकित्सा सिस्टम था विच इंटीग्रेटेड एवरीथिंग, और वहां से हमारे पास टर्म आया वाइटल फोर्स और बाकी सारी एक्टिविटीज का। फिर एक लेवल ऑफ हीलर की हमारी थ्योरी है कि कोई भी व्यक्ति हीलर क्यों बनता है? क्योंकि उसके पास कोई दर्द होता है, उस दर्द का समाधान देखने के लिए ही वो हीलर बनता है। फिर वो दर्द का समाधान निकालता है तो वो लेवल 2 का हीलर होता है। फिर वो समाधान जो है उसको ट्रेडिशनल सिस्टम से स्टडी करता है, तो ट्रेडिशनल सिस्टम से स्टडी करने से वो लेवल 3 का होता है। फिर वो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न को कंपेयर करके एक नया सिस्टम बनाने के ऊपर काम करता है, तो वो 4th और 5th कैटेगरी का हीलर होता है। फिर वो डिफरेंट टाइम पर डिबेट्स और कंडक्ट करता है, डिबेट्स में सब लोगों को सेटिस्फाई करता है, तो वो 6th और 7th कैटेगरी का। फिर वो बाकी दूसरे लोगों को वो चीज सिखाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से एवरीबडी इवॉल्व्स इन द हीलर फ्रेटर्निटी।
चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम हो, एवरीथिंग इवॉल्व्ड इन दिस फॉर्मेट इटसेल्फ। एक समस्या का समाधान ढूंढना हम शुरू करते हैं और उससे हमारी जर्नी शुरू हो जाती है। फिर हमने अपने प्रोग्राम को L1 to L9 करके डिफरेंट लेवल से बनाया, जो कि 3 महीने मतलब 7 दिन से लेके और 7 साल तक जाते हैं। सो ये हमारी हीलिंग की बेसिक टेक्निक्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करके कोई फायदा नहीं, बिकॉज यू ऑल आर इवॉल्व्ड इन द प्रोसेस। मोनिका जी, ये वाला पार्ट मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस कर लूंगा, ठीक है जी? ओके। राइट। सो बिकॉज ये ग्रुप में सारे के सारे प्राणिक हीलर्स हैं, तो और अपने साथ में तनु जी हैं, वो रिपीट कर रही है, तो उनको भी ये सब पता है। तो एक एक्स्ट्रा टाइम के तौर पे ना आपको हम ये वाला पार्ट पूरा ब्रीफ कर देंगे, जी। ठीक है? अब लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज अ बीज मंत्र? तो मधु मैम, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीज मंत्र? Bij mantra, as I said yesterday also, Bij mantra is basically is the most important sound in the mantra, which actually creates a very special vibrations which can give us different kind of results. So if I look at your definition, आपके लिए सबसे भारी टर्म जो है वो साउंड है। हाँ जी, क्योंकि देयर ओनली योर एंटायर प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड, आपकी डेफिनेशन पूरी इसी बात के ऊपर केंद्रित हो गई। हाँ जबकि जी, मैंने 2 टर्म बोले थे, मेरा पहला टर्म था आत्मा और दूसरा टर्म था बीज मंत्र, जी। कि मैंने कहा मेरे सिस्टम में से ये 2 चीजें अलग हट गई, ठीक है? तो मैं अब जो आपकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के बदले आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। हो सकता है हमारा डिस्कनेक्ट हो, लेकिन हम उसको डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो इंडियन ह्यूमन एवोल्यूशन, अच्छा ये पढ़ना शुरू कर दिए जरा एक दफे आप। ये बहुत छोटा है, 1 मिनट में थोड़ा। तो इसको मैं जूम कर Indian देता हूँ। human evolution has always connected power, wisdom, richness, health, spirituality, unlike West. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि वेस्टर्न ट्रेडिशनल सिस्टम में पावर, विजडम, रिचनेस, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी ये एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ जी। उसको वो रिसर्च नहीं करते, उसको वो हाईलाइट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो वेल्थ है, तो वेल्थ के सोर्स हमारे पहले दिन से डिफाइंड है कि हमारे यहाँ से कोहिनूर और XYZ ये चुरा के इंग्लैंड में गया, इंग्लैंड से वो अमेरिका चला गया, इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऐसे करके जो क्रिश्चियनिटी के थ्रू जो है वो जो खजाने हमारे यहाँ से लूटे गए थे और बाकी देशों से लूटे गए थे, वो सब जगह बट गए। तो उन्होंने वेल्थ जो है क्रिएट नहीं करी, वेल्थ जो है एक्यूमुलेट करी। जैसे हमारे यहाँ मंत्र होता था, तो वो मंत्र और दवाइयों से ही सोना बना दिया जाता था। तो ये हमारे यहाँ वेल्थ के ऊपर रिसर्च करी गई कि अगर सबसे बढ़िया सोना है तो ज्यादा से ज्यादा सोना कहाँ से निकाले। तो उन्होंने कहा भाई खदान वदान से निकालेंगे, खोदेंगे, इतना श्रम पड़ेगा, ये तो दवाइयों से भी बन सकता है। तो जिसने पृथ्वी के गर्भ में सोना दिया, उसी को इन्वोक करके जो है वो सोना बनाया जा सकता। तो लाइकवाइज फिर स्पिरिचुअलिटी पे तो रिसर्च हुई हमारे देश में और किसी दुनिया के देश में हुई नहीं थी। हमारे देश से ही स्पिरिचुअलिटी की रिसर्च बाकी सब जगह ही। फिर हेल्थ जो है, जैसे एलोपैथिक सिस्टम जो है वो वेस्टर्न सिस्टम की देन है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद था, होम्योपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, ये जितनी भी पद्धति आप दुनिया भर में देखते हैं, ये सारी भारत से ही गई हुई थी। चाइनीज ट्रेडिशनल सिस्टम जो था, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें चलती हैं, वो भी भारत से ही गया था। अब ये सारे डिटेल लिंक्स हम सबके पास में मौजूद है। तो जब अगर रिसर्च नहीं होती तो ये चीजें सबके सामने नहीं आती। एम आई राइट? Yeah. नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Source of all this was connection with divine. हमारे देश के अंदर एक मूलभूत जो प्रतिभा थी, वो उसके उत्पन्न होने का कारण जो था, वो हर चीज में ईश्वर को ही मानते थे। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे, वो प्रत्येक जगह ईश्वर को ही हर चीज का कारण मानते थे। उसका हमें पता कैसे चलता है? जैसे इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो हम कभी लक्ष्य को जो है ईश्वर कहते थे कि ये लक्ष्य हमारे पास आ गया। अब लक्ष्य की यहाँ पे रेलिवेंस क्या है? संस्कृत का एक टर्म है लक्ष्मी। तो उसका जो
इटाइमोलॉजिकली मीनिंग है वो है लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है। तो पहला पॉइंट मैंने एड्रेस करा पर्पस। दूसरा पार्ट था ये अखिल ब्रह्मांड जो है ये ईश्वर है। फिर 5 एलिमेंट्स ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, उसको हमने जो है डिवाइन बोला। फिर इस पूरी प्रकृति को डिवाइन बोला, फिर नक्षत्रों को डिवाइन बोला, फिर सोलर सिस्टम को डिवाइन बोला, फिर राजाओं को, जैसे राम और कृष्ण ये राजा रहे तो इनको हमने डिवाइन बोला। फिर अपने पेरेंट्स को हमने डिवाइन बोला। हमारे पास श्रवण कुमार का एग्जाम्पल है जिसने अपने पेरेंट्स को ईश्वर माना, तो उसने उसी से ही इतनी स्पिरिचुअल पावर अटेन कर ली। हमारे यहाँ गंगा को, जो नदी थी, उसको जो है डिवाइन माना, तो उससे बहुत सारी चीजें हमारे अंदर स्पिरिचुअल डोमेन में आ गई। हमने ओशन को, समुद्र को जो है लक्ष्मी जी का पिता माना, तो पूरा बंबई जो है वो लक्ष्मी जी का मायका है। इस तरह से बंबई के अंदर लक्ष्मी होने का कारण माना गया है। तो इस तरीके से ये तमाम जो एस्पेक्ट थे उसमें उस डिवाइन को देखा गया। ठीक है, और ये देखा क्यों गया, ये इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Divine had many forms, purpose, ये हो गया, इसके बाद वाला। Each supernatural cause of power is identified and has been used for saving mankind from the accidental factors like tornado और or एपिडेमिक। epidemic. Yeah. मतलब कहने का ये है कि जब मैंने समुद्र को लक्ष्मी जी का पिता माना और लक्ष्मी जी जो है वो देवी हैं, तो मैंने देवी के पिता को भी देवतुल्य माना। और जब मैंने उन्हें देवतुल्य माना और मैंने उनकी पूजा करी, उपासना करी, तो रामचंद्र जी ने डिमॉन्स्ट्रेट करा कि समुद्र ने मार्ग दे दिया पुल बनाने के लिए। हमारे पास अभी आजकल क्या आता है, सुनामी आता है जिससे करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। बट अगर हम समुद्र की देवता मानकर ही उपासना करते तो वो हमारे ऊपर एपिडेमिक ये नहीं आते। तो ये जितनी भी देवतुल्य मानकर इन्होंने जो भी पावर्स जनरेट करी, उन पावर से उन्होंने या तो बड़ी बड़ी महामारियों को या बड़े तूफान या सुनामी टाइप की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में उन्हें हेल्प मिलती थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। Giving birth to nuclear warheads, divine chariots, gold, which was used to preserve the power of nature. Yes. Thus understanding cause made them divine. तो मतलब उस ईश्वर को हर जगह देखने से हमने जो है एक ब्रह्मास्त्र बना लिया, पाशुपतास्त्र बना लिया, तो जितने भी अस्त्र शस्त्र हमने वो बनाए। तो जब कभी कोई ऐसी चीज आई हमारे आसपास जो कि हमारी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक क्वेश्चन हो सकता था, वहां पर उन देवतुल्य शक्तियों को अपने अंदर जागृत करके हमने उस दिव्य, जैसे दिव्य चैरियट, चैरियट कहते हैं इसको, यान के तौर पे, जैसे कुबेर के पास में यान था जो रामचंद्र जी को दिया गया पूरी सेना को वहां से यहाँ तक लाने के लिए। तो वो वॉइस कमांड से ड्रिवन था। तो कैसे मिला? क्योंकि वो डिवाइन एट्रीब्यूट्स को स्टडी करा गया था। न्यूक्लियर वॉरहेड कैसे मिले? डिवाइन एट्रीब्यूट्स को स्टडी करके। सोना बनाया गया डिवाइन एट्रीब्यूट्स को स्टडी करके। तो लाइकवाइज ये पूरा का पूरा प्रोसेस बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Divine always had a name, properties, and purpose. नेक्स्ट पॉइंट को भी पढ़ दीजिए इसके साथ साथ। It has been observed that calling the divine with the name, properties, and purpose invoked divine inside that person. मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मधु जी ने श्रीम बीज का 10 लाख बार उच्चारण करा है, तो बार बार उस उच्चारण को करने से 1.25 लाख जो है 8-9 बार उन्होंने करा, 10 बार करा, तो वो 10-12 लाख का जो उच्चारण था उसकी वजह से मधु जी के पास में जो है वो डिवाइन प्रॉपर्टीज भी आ गई। मैं मेरी बात समझा पाया जी? तो मैंने यहाँ पर बोला कि जिसको हम डिवाइन मानते हैं उस डिवाइन को हमने एक नाम दिया, उसके गुण जो थे उसको स्टडी करा, उसका जो उद्देश्य था उसको स्टडी करा, और जो वो कर्म करता था, जिस कर्म के लिए उसका पूरा पार्ट था, उन समस्त शक्तियों को जब हमने उस नाम को लेना शुरू करा बार बार, तो वो क्वालिटीज उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे इमर्ज होने लग गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए।
Combination of relationship, name, properties and action invocation is known as mantra. इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं यहां से आपको मंत्र के प्रोसेस पे परिभाषा दे रहा हूं। जब हम नाम को, संबंध को, गुणों को और कर्म को एक संस्कृत के श्लोक में पिरोकर उस ईश्वर का आवाहन करते हैं, उसको पुकारते हैं। तो मैंने बोला श्रीम, तो श्रीम का मतलब क्या हो गया कि मैं श्रीम रूपी शक्ति को बुला रहा हूं। मैंने मधु बोला, तो मधु का मतलब क्या हुआ? मैंने मधु रूपी शक्ति जो एक शरीर के अंदर विराजमान है उसको नाम लेकर पुकारा। तो पता चला कि एक मधु जी दिल्ली से आ गई, एक मैसूर से आ गई। तो मैंने कहा नहीं नहीं, जो मैसूर वाली हैं वो वापस चली जाएं, जो दिल्ली वाली है वो रुक जाए। तो क्या करा मैंने? आवाहन करा। तो जब मैंने आवाहन करा तो आवाहन करने के लिए मुझे नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल ये सब बोलना पड़ेगा ना। तो मैंने रिलेशनशिप, नेम, प्रॉपर्टी और एक्शन, इसको जो है एक मंत्र के अंदर पिरोया और उस मंत्र को, मंत्र कहते हैं जो आवाहन करने की प्रक्रिया को, तो उसको बोलने से वो शक्ति वहां पर जागृत होती थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। Tree and seed have a relationship of coexistence. So for convenience, seed is kept and tree is invoked. Next point. So we started our research on seeds, seeds of evolution of God's बीज मंत्र। ठीक है, तो मेरी बीज मंत्र की अंडरस्टैंडिंग ये है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर इसको थोड़ा सा खोल के समझाएंगे बीज मंत्र? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सा। लाइक देखिए, जो मैंने पहला पार्ट बोला, आवाहन करना होता है मंत्र। संस्कृत में एक श्लोक होता है टर्म, और एक होती है मंत्र टर्म होती है। श्लोक और मंत्र में क्या फर्क होता है? जिस श्लोक से आवाहन हो वो मंत्र है। ठीक है, अब मंत्र को जगह देखेंगे तो मंत्र कैसा हो गया? मंत्र एक वृक्ष के जैसा हो गया। अब वृक्ष में बीज जो है वो कोएग्जिस्टेंस के साथ है। वृक्ष के अंदर बीज है, बीज के अंदर वृक्ष है। आप सेब खाइए तो सेब को काटेंगे, काटने के बाद अंदर से बीज निकलेगा, उस बीज को बो देंगे तो सेब निकल आएगा। ऐसे ही होता है ना? राइट। तो जो बीज है, बीज के अंदर वृक्ष है और वृक्ष के अंदर बीज है, ऐसी बोलेंगे ना इसको? हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमें कन्वीनियंस किस बात की है कि मधु जी मेरे यहाँ आए तो वो क्या लेके आए? बोले जी मैं आपके लिए सेब का पेड़ लाई हूँ। तो मैं कहूँगा अच्छा मैडम, ये तो बड़ा डिफिकल्टी है, आपको लाने में भी बड़ी डिफिकल्टी लगी हुई। मधु जी ने अपना पर्स खोला, अंदर से छोटी सी डिबिया निकाली, उसमें से सेब के बहुत सारे बीज दे दिए, इन्हें बो दीजिए, ये अभी जो है आपको सेब देना शुरू कर देंगे। तो वो कन्वीनियंस हो गई। तो एक मंत्र को जब स्टडी करा गया आवाहन में, उसमें दो पार्ट थे। एक पार्ट था उसका नाम और दूसरा पार्ट था उसकी प्रॉपर्टी, एक्शन, रिलेशनशिप, विस्तार। तो एक बीज था, उसको हमने धारण कर लिया और बाकी जो था वो मंत्र का विस्तार था। ओके। तो बीज मंत्र जो है वो उस डिवाइन जर्नी का, जो कि इवोल्यूशन ऑफ गॉड से कनेक्टेड है। ये ईश्वर रूपी वृक्ष आया कहां से? ये ब्रह्मांड किसने क्रिएट करा? ये जितनी भी शक्तियां हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये कौन सी हैं, कहां से आई, किस तरीके से आई? इन सबको स्टडी करने के लिए जो पार्ट मेरी समझ में आया वो बीज मंत्र है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। तो जैसे आपने मुझे बोला कि एक साउंड और उसकी वाइब्रेशन है, तो वैसे ही मैंने बोला कि ये साउंड और वाइब्रेशन के बियॉन्ड भी है। अब ये मैंने क्यों करा, इसका रीजन बताता हूँ। आपने तो शरीम खैर 10 लाख बार चैंटिंग करा, हमारे पास तो 2-3 ही लोग हैं जिन्होंने 10 लाख बार बीज मंत्र को लिखा, उनके रोग पलटने शुरू हो गए एंड ऑल दैट हैड टेकन प्लेस। मेरे घर परिवार में मेरी बुआ जी वगैरह लोग पिछले 50-60 साल से जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी को देवता के दर्शन नहीं हुए, कोई पाठ ऐसा नहीं हुआ जिसको हम बोले कि ये चीज हुई। और बहुत सारी जगह मैंने इस पार्ट को स्टडी करा कि ये
हम जो भी पूजा पद्धति फॉलो कर रहे हैं फॉर इयर्स टुगेदर, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण एंड ऑल दैट पार्ट, उसको सालों साल बिना किसी ब्रेक के लगातार करने के बावजूद भी वो पावर्स और वो चीज नहीं आई जिस तरीके से आनी चाहिए। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसा था जो हम मिस कर रहे हैं, जो हमें नहीं बताया गया या जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्रीम जो है, श्रीम हम आगे जैसे बात करेंगे, श्रीम आई कंसिडर इंटेलिजेंस। श्रीम को मैं लक्ष्मी जी का स्वरूप नहीं मानता। तो ये वाला पार्ट आया कैसे और क्यों आया, इसके लिए मेरी स्टडी है। मतलब मैं ये पूरा प्रोग्राम जो करवाता हूँ उसमें यही पार्ट को बोलता हूँ कि मैंने एक पार्ट सुना, समझा, देखा और उसके ऊपर क्वेश्चन करे। किसी ने वो सारे क्वेश्चन नहीं करे, तो उसकी वजह से उस पूरी प्रक्रिया में क्या फर्क पड़ा, और वो जो फर्क था उसमें क्या कोई मिसिंग लिंक था, ये प्रोग्राम ये खोजने में ही मदद करता है। खोज में मदद करने के लिए दो एलिमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला आत्मा, दूसरा बीज मंत्र। तो बीज मंत्र आपको ऑलरेडी पता है, मैं कोशिश करता हूं इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको आत्मा से कनेक्ट कर सकूं। तो ये हो गया पर्पस ऑफ द प्रोग्राम मेरे लिए। फिर ये प्रोग्राम में हम क्या क्या चीजें करवाते हैं वो पार्ट हो गया। ये एनर्जी हीलिंग का पार्ट है और अराउंड द बॉडी, ये सब आपको अच्छी तरह से पता है, इसलिए इस पार्ट में प्राण रही, ब्रीदिंग, जनरल सो। अच्छा, एक पार्ट जो हमारे को इस प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस करना है, दैट इज ये प्राण और रई ब्रीदिंग क्या है। तो जितनी भी प्राणिक हीलिंग फ्रेटर्निटी है, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट प्राण, और वो लोग कोट भी करते हैं कि प्राण क्या होता है, किस तरीके से होता है। बट व्हेन इट कम्स टू रई, रई नहीं पता। एनी आइडिया अबाउट रई? नो। एक्सीलेंट। तो यहां से शुरू होता है अब हमारा डे 2 ऑफ द प्रोग्राम। सो डे 2 ऑफ द प्रोग्राम से हमारे को ये पता है कि हम माइंड है, हमारे को ये पता है वी आर बॉडी, बट हमें ये भी बताया गया है कि वी आर सोल। तो हम इन तीनों में से हैं क्या? मोनिका जी, आप लोग लाइन पे हैं? मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ जी है। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन कर रहा था। Yeah, in my understanding, this is basically a journey of soul. So the body is very temporary. So soul is something which basically carries all the lessons, everything. So soul is the most important thing. ओके, तो सोल को जो है माइंड और बॉडी क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये आप बताइए सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप बताइए। मतलब आप सिखा रहे हैं ना हमें। नहीं, मैं सिखा आप नहीं रहा हूँ। समझाइए। सी दिस इज ए एक्सपीरियंशियल पार्ट। मेरे पास मेरे क्वेश्चंस के आंसर हैं। दैट डजंट मतलब दैट मे नॉट कनेक्ट विद यू, बिकॉज मेरे क्वेश्चन जो हैं उसका आंसर मैंने खुद ढूंढा मेरे गुरुजी के हेल्प से। पर क्वेश्चन मुझे ही करना पड़ा। राइट। क्वेश्चन मुझे ही करना पड़ा। अगर मैं आपको क्वेश्चन भी करना बताता हूं तो फिर प्रॉब्लम है। ओके। क्योंकि अगर प्यास आपको नहीं लग रही है और मैं आपको पानी पिला दूं, भले ही चाहे मतलब आबे जमजम पिला दूं, चाहे मतलब रूह अफ़ज़ा का भी बेस्ट वर्जन पिला दूं, कुछ भी कर दूं, मतलब कि जो अमृत भी हो, बट आपको प्यास ही नहीं थी, तो होगा क्या? पर्पस सॉल्व होगा? नहीं, कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। पर्पस नहीं सॉल्व होगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमें साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस को लेकर चलना है और उन
मतलब ये पूरा प्रोग्राम जो है सिर्फ क्वेश्चनिंग एबिलिटी को ट्रिगर करने के लिए है. आर वी क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स और नॉट? वी आर फॉलोइंग अ प्रोसेस वेरी ब्यूटिफुली. मेरे गुरुजी ने मुझे जैसे बताया मैं वैसे ही करता चला गया. पूरी जिंदगी मेरी वैसी निकल गई. लेकिन पर्पस क्या था? मेरे गुरुजी चाहते थे कि मैं उनसे भी श्रेष्ठ बनूं, पर मैं वो तो नहीं बना. तो इसका मतलब कुछ ऐसा था जो मिसिंग था. और ये चीज हमारे एग्जाम्पल में कैसे दे रखी है? एक ध्रुव जैसा बच्चा था. वो ध्रुव जो है, उसको एक दिन उसकी मम्मी ने डांट दिया, पापा ने कुछ बोला नहीं, तो वो घर छोड़ के चला गया. वो मदर उसकी स्टेप मदर थी. उसने कहा कि अगर तुम्हें ये राजपाट चाहिए तो इसके लिए तो तुम्हारे को जो है अपने मतलब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे को अगली बार मेरी कोख से जन्म दे. सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट. और उसने कहा ये क्या तरीका है, पर मुझे तो अब चाहिए, ऐसे में बेइज्जती सहन नहीं कर सकता. तो राजाओं का जो खून होता है उसके अंदर उबाल भी ज्यादा होता है. वो गया, और जाने के बाद जंगल में एक 7 वर्ष का बच्चा गया, तप तपस्या करने बैठा. तो उसे पता ही नहीं था कि तप तपस्या होती क्या है. वहां नारद जी आए. नारद जी ने उसने कहा बेटे आप ऐसे ऐसे करो, और आपको पहले ये पता चलेगा, फिर वो पता चलेगा, ऐसे करके तो एक दिन आपको ईश्वर के दर्शन होंगे. उसको 1 वर्ष लगा वो सारे प्रोसीजर करने में, और उस प्रोसीजर को करने के बाद ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए. तो हमारे यहाँ जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में गुरुजी ने दर्शन करे, चेले को दर्शन नहीं हुए. तो एम्बिगिटी आ गई या नहीं? यस और नो? नो. मोनिका जी, मैं अपना पॉइंट समझा पाया? जी. सो एम्बिगिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट कि मैं जो प्रोसेस मेरे गुरुजी ने बताया, उस प्रोसेस के बाद क्या मैं मेरे गुरुजी से भी श्रेष्ठ बन पाया या नहीं. जैसा उन्होंने करा था बिल्कुल वैसा मैंने करा. तो आई फॉलोड हिम ब्लाइंडली, बट आई नेवर क्वेश्चन. एंड सिंस आई नेवर क्वेश्चन, तो उसकी वजह से, और मेरे गुरुजी ने हर चीज का क्वेश्चन करके, समझ के, हर चीज अच्छी तरह देखभाल करके मुझे बताया कि इस रास्ते पे सीधे सीधे चलते जाओ, आगे जाके राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, ऐसे करके पूरा डायरेक्शनल पाथ बता दिया. बट वो राइट और रॉन्ग का जो पाथ था वो मैं फॉलो तो कर रहा था, बट मेरे गुरुजी ने हर स्टेप पर क्वेश्चन करा था अपने आप से, और उस क्वेश्चन की वजह से वो उस पाथ को आइडेंटिफाई करे, चल पाए. मैंने नहीं करा. यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई. तो जब ये प्रॉब्लम आई तो मैंने पहला क्वेश्चन अपने आप से करा कि आई एम अ माइंड, बॉडी और सोल. मैं इन तीनों में से कौन हूं? तो मोनिका जी आपका क्या आंसर है इसके लिए? सोल है हम सोल है. एक्सीलेंट आंसर, फुल पॉइंट्स. अब अगर हम सोल हैं तो सोल को माइंड और बॉडी क्रिएट करने की क्यों जरूरत थी? कर्म क्योंकि सोल करने आप के लिए. इसका मतलब ये कि आत्मा जो है वो कर्म नहीं कर सकती. नहीं, आत्मा कर्म कर सकती है, लेकिन वो कर्म शायद विजिबल ना होता हो, एक नाम देने के लिए. मीन्स व्हाट आई थिंक. नहीं, इट इज ए इंटरेस्टिंग आंसर. आई डोंट डिनाई कि ये एक इंटरेस्टिंग आंसर नहीं है, बट मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो सोल है, इसकी डोमेन में, मतलब इसको मैं कैसे कहूंगा कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग विद ह्यूमन एक्सपीरियंस. हम स्पिरिचुअल डोमेन में कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, या कर रहे हैं? मेरे को कोई दिख नहीं रहा. अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं बैठा वेट ही करता रहूंगा. बेसिकली बॉडी में होते हुए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस अपनी सोल को एनहेंस करने की ही कोशिश कर रहे हैं. ओके. तो मैडम बड़ा सिंपल सा है. अगर आपको जो है गोलगप्पे खाने का मन करा, तो उसका अगर आपको टेस्ट लेना है तो आपके पास शरीर होना चाहिए और मन होना चाहिए. जी. अगर ये शरीर और मन नहीं है तो आप गोलगप्पे एंजॉय नहीं कर सकती. पर्पस क्या है? मन का काम है इच्छा करना,
और शरीर का काम है उस एक्सपीरियंस को मेजर करके देना। राइट। जब तक ये दोनों नहीं होंगे, you will never be able to enjoy a particular wish. ओके। तो जो मोनिका जी बोल रही थी वो काफी करीब आंसर था, बट फंडामेंटली उसके साथ में एक ही पार्ट है जो was not answering. उन्होंने कर्म करके वो चीज बोल तो दी थी, बट there was a purpose for which soul created mind and body. और पर्पस क्या था? एक इच्छा। उस एक इच्छा, उस एक उद्देश्य की वजह से उस आत्मा को एक शरीर और मन का निर्माण करना पड़ा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर थ्री इन अ बॉडी, माइंड, बॉडी एंड सोल। और ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। जब तक ये तीनों को एग्जिस्ट करते हैं तब तक ही वो शरीर वहां पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इस शरीर में से माइंड चला जाए और सिर्फ सोल और बॉडी रह जाए, तो क्या वो काम का है? नहीं। बॉडी चली जाए, माइंड और सोल रह जाए, तो भी क्या वो काम का है? नहीं। जब ये तीनों कोएग्जिस्ट करती है तभी ये काम की है। तो हमारे को सबसे पहले इस कोएग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व करना है कि जैसे आपको आपका माइंड पता है, आपको आपकी बॉडी पता है, क्या आपको आपकी सोल पता है? क्या आप अपनी सोल को महसूस करके डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती हैं? सब महसूस करना अलग बात है, डेमोन्स्ट्रेट करना अलग बात है। आप अपने माइंड को और बॉडी को महसूस करके डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं ना? तो व्हाई नॉट सोल? नेवर थॉट अबाउट इट। एक्सीलेंट। तो क्वेश्चन ठीक है ना? वैल्यूएबल क्वेश्चन है ना? हाँ जी। ओके। तो मैंने जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचा कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमारे साथ में हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे पास अलग अलग एनालॉगीज है। तो जैसे अभी आपने बताया कि मैं होंडा से चलती हूँ, तो आप जब होंडा से चलते हैं तो होंडा में बैठते कहाँ पर है? ड्राइविंग सीट पे। ड्राइविंग सीट पे। तो जो ड्राइविंग सीट है वो कौन सी है? कौन सी है मतलब? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। आपकी गाड़ी में कितनी सीटें हैं और उसमें से आप कौन सी सीट पे बैठती है? द फर्स्ट सीट, द ड्राइविंग सीट। अब फर्स्ट कैसे डिफाइन होगा? जहां से गाड़ी स्टार्ट होगी वही तो फर्स्ट होगा ना। ओके। तो अब अगर आपने होंडा अमेरिकन ली होती तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता, होंडा उसका वो इंडियन ली फर्स्ट। है तो राइट हैंड साइड पे। तो फर्क हो जाएगा ना दोनों जगह। जी। और कल को अगर होंडा जो है वो रिमोट कंट्रोल वाली आ गई, जैसे जेम्स बॉन्ड अपनी पिक्चर में दिखाता है, तो इन दैट सिचुएशन आप उसको गाड़ी के बाहर बैठ के भी चला सकती हैं। जी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस जहां भी इस पूरे शरीर के कंट्रोल्स होंगे, कंट्रोलर वहां पर बैठेगा। ड्राइवर गाड़ी के अंदर वहां बैठेगा जहां सारे कंट्रोल्स होंगे। राइट। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ जी। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो जहां भी सारे कंट्रोल्स होंगे कंट्रोलर वहीं पर बैठेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारी शरीर रूपी गाड़ी में सारे कंट्रोल्स कहां पर हैं? माइंड में। ओके। आपको पक्का यकीन है कि माइंड में ही है? न्यूरो सिस्टम तो ब्रेन में है। ओके। तो माइंड जो है वो इंजन के लिए होता है टर्म, कि मैं अगर कार से कंपेयर करूंगा तो क्या आप इंजन पे बैठ के गाड़ी चलाती हैं या ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चलाती हैं? ड्राइविंग सीट पे। तो आप गाड़ी के इंजन पे क्यों नहीं बैठते? वहां से उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है।
तो आपकी टर्म कंट्रोलिंग हो गई, पर आप जो सिंबलाइज कर रही हैं वो माइंड कर रही हैं। एंड यू कंसिडर कि माइंड जो है वो फंडामेंटल कंट्रोलर है। तो जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो हम खास तौर पे इस पॉइंट को ही लेकर चलते हैं और ये हाईलाइट करते हैं कि जो ड्राइविंग सीट जो है, दैट ड्राइविंग सीट इटसेल्फ is the answer for that. And for this we have the domain of soul seat. Okay. हमारी soul seat, when we draw a line between our two ears, और उसका जो center point है जो नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में है, ये 3 डायमेंशनल इमेज के तौर पे मैंने दिखाया है। ये ऊपर की इमेज देखेंगे तो ये इस तरीके से इस पॉइंट पर आता है। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर ब्रेन के 5 पार्ट हैं और इस पॉइंट के नीचे मेरा पूरा बैकबोन है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। आप जब इस इमेज को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस पॉइंट पे ये नाक के पीछे है तो नाक कनेक्ट हो गई, कान के पीछे, कान के बीच में तो दोनों कान कनेक्ट हो गए, यहीं से एक एक वेन दोनों आंखों से जा रही है, मेरा थ्रोट है तो सांस भी चल रही है। तो इस तरीके से ये इमेज जो है ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। और तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसके सारे पार्ट को स्टडी करा। सारे पार्ट को स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो बॉडी थी मेरी, ये जहां रेड कलर का एरो देख रहे हैं आप, उधर जो गोला बना हुआ है, ये पॉइंट तो वो है जो दोनों कानों के बीच में है। इसके ऊपर ब्रेन के पूरे 5 पार्ट टिके हुए हैं, इसके नीचे पूरी मेरी बैकबोन है अप टू टेल बोन। मेरी दोनों आंखों से एक एक वेन इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है, गला, मुंह, हार्ट, लंग्स, ये सब मेरे बैकबोन से कनेक्ट हो रहे हैं। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड एट दिस वन पॉइंट इटसेल्फ। इसलिए मैंने मेरी अजम्पशन के अनुसार बोला, जहां शरीर के संपूर्ण कंट्रोल्स हैं, कंट्रोलर वहीं पे बैठेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी। क्या वो सही है अजम्पशन? या मेक सेंस। तो ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने टर्म मानी आत्मा और परमात्मा। कोई चीज तो है जो विजुअलाइज होता है कि जब किसी व्यक्ति के घर में डेथ होती है, उस शरीर के अंदर से कुछ बाहर चला जाता है जिसकी वजह से वो पूरा निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका मतलब ड्राइवर तो था वहां पे, थोड़ी देर पहले था, थोड़ी देर बाद वो नहीं था। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी डेथ होती है और वो बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं, अच्छे खासे रात को 2 पैग लगाकर वो सोए और सुबह उठे ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं पूरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस वो ड्राइवर वहां से उठ के चला गया। ड्राइवर उस रात तक सेलिब्रेट करने तक वहां पर फिक्स था, उसके बाद वाली रात के लिए, उसके बाद वाले दिन के लिए वो प्रोग्राम नहीं था, तो वो वहां से उठ के चला गया। तो हमें पता चला एक आत्मा होती है और वो आत्मा किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म पे चलती है, इसलिए कोई परमात्मा भी होता होगा। तो ऐसे करके हमने 2 डोमेन आइडेंटिफाई करी। अब आते हैं इसके फिर से एक ऐसे पार्ट पे जिसको कि मैं, ये मेरा शरीर है, मेरे शरीर की ये माथे की स्किन है। माथे की स्किन जो है और आईब्रो की स्किन जो है वो आपस में अगर इंटरचेंज हो जाए, सो आई विल लुक वियर्ड। मेरी बड़ी बंदर टाइप की शक्ल दिखेगी। बट जब मैं इसी चीज को देखूं तो मुझे पता चलता है कि ये मेरा शरीर एक जायगोट से बना है और वो जायगोट एक सिंगल सेल था जो एक एग और एक स्पर्म से बना था। तो उस जायगोट से ये 100 ट्रिलियन सेल बने और ये 100 ट्रिलियन सेल, हर सेल को पता है कि उसे कहाँ जाना है, क्या उसकी प्रोग्रामिंग है, क्या एस्पेक्ट है। तो इसका मतलब कि मुझे एक फंक्शनल प्रोग्राम दिख रहा है, बट मुझे प्रोग्रामर नहीं दिख रहा। मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा जी। अब अगर मेरे को प्रोग्रामर दिख रहा है और प्रोग्राम भी दिख रहा है, उसी तरह से मैं शरीर के बाहर जब देखता हूं तो ये सन, मून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, विंटर, समर, ऐसे करके मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। फिर मेरा सोलर सिस्टम दिख रहा है, गैलेक्सी, मिल्की वे, यूनिवर्स, इसका पूरा मूवमेंट दिख रहा है। तो मुझे एक प्रोग्राम शरीर के बाहर भी दिख रहा है। यस और नो? यस। तो देयर इज अ प्रोग्राम रनिंग इनसाइड
Programmer is not visible. There is a program running outside. Programmer is not visible. ये दोनों प्रोग्रामर एक हो सकते हैं या मल्टीपल हो सकते हैं. यहां से हमारी क्वेस्ट शुरू होती है. जितना भी फिलॉसफी का पार्ट जो ये मानता है कि ये पूरी यूनिवर्स ही कॉजल फैक्टर है इस माइंड बॉडी और सोल के एक जगह रहने के और उसके प्रोग्रामर होने के, उसको फिलॉसफिकली कहा जाता है नास्तिक दर्शन. और जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये यूनिवर्स और ये शरीर, ये दोनों के दोनों जो है, इन दोनों का प्रोग्रामर एक ही है और वो सोल लेवल या सुपर सोल लेवल के तौर पर है, और उसके योग सांख्य न्याय, योग सांख्य वैशेषिक न्याय मीमांसा वेदांत ऐसे करके 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं. ये पूरा का पूरा पार्ट आस्तिक दर्शन कहलाता है. एंड ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चरिंग है, यही हिंदू धर्म का फिलोसॉफिकल बेस है. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी. अब क्वेश्चन बताइए मुझे इससे रिलेटेड, ताकि मुझे ये विश्वास हो कि मैं मेरा पॉइंट अच्छी तरह समझा पाया. मोनिका जी कोई क्वेश्चन पूछेंगे आप? मेरे लिए ये सब चीजें थोड़ी हैवी है, तो मुझे जो है थोड़ा समझने में समय लगेगा. बेसिकली क्या है, यहाँ पर ज्यादातर लोग प्राणिक हीलर है. प्राणिक हीलिंग में एनर्जी उठाते हैं और एक व्यक्ति में डाल देते हैं. वो डालने के बाद उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता है. वो रोग ठीक होने में 5 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं. ठीक है. कोई पेशेंट आईसीयू में है तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है या ताजा ताजा आईसीयू में गया, तो हमने एनर्जी उठाई उस पेशेंट में डाल दी, तो वो पेशेंट जो है कितने टाइम में रिवाइव करेगा. अगर मेरी एनर्जी 3 से 6 महीने या 15 दिन ले रही है और वो 15 दिन उस पूरे पार्ट को नहीं झेल पाता, तो वो एक्सपायर हो जाएगा व्यक्ति. तो पूरा प्रोग्राम इस बात के ऊपर बेस्ड है कि हाउ वन कैन हैंडल इंटेंस एनर्जी. पूरी दुनिया में मैकेनिज्म एनर्जी का ही जाना जाता है. तो मेरा रिसर्च ये कहता है कि ये मैकेनिज्म एनर्जी और सिर्फ एनर्जी का नहीं है, इसके बियॉन्ड है. अब वो इसके बियॉन्ड क्या है? बोले जी बीज मंत्र है जो इसके बियॉन्ड है. और ये बीज मंत्र कैसे है? बोले जी ये बीज मंत्र जो है ये ईश्वर स्वयं है. और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कुछ भी है लेकिन सिर्फ शब्द नहीं है. इसमें हो सकता है इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हो, पर ये मैं जब इस जर्नी में अंदर गया, इसको देखा समझा, तो मुझे पता चला कि नहीं, इसमें सिर्फ शब्द के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ ज्यादा है. अब इंग्रेडिएंट ज्यादा मुझे कैसे पता चलेंगे? जब तक कि मैं जो पढ़ा हूं उसके बियॉन्ड ना देखूं. तो मैंने उस जो कुछ भी पढ़ा था उसके बियॉन्ड देखना शुरू करा कि मेरे को मेरे गुरुजी ने क्या क्या चीजें बताई, मेरे को मेरे स्कूल की किताबों ने क्या क्या चीजें बताई. ऐसे करके मैंने उन डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करा. तो मेरे पास एम्बिगिटीज आई. एम्बिगिटीज से मुझे पता चला कि ये जो पिक्चर मेरे गुरुजी ने बताई, ये जो पिक्चर किताबों में लिखी है, ये सारी पिक्चर सेम नहीं है. मतलब दे आर नॉट लीडिंग टू द सेम लेवल ऑफ कंक्लूजन. तो मैंने कहा कि भाई वो कंक्लूजन सेम क्यों नहीं आ रहा. तो मैंने ये ढूंढना शुरू करा कि किस साइंस में क्या चीज मिसिंग थी. तो मुझे 2 चीजें मिली, एक आत्मा और एक बीज मंत्र. अब आत्मा जो है उसको हमारे यहाँ अनएक्सप्लेन्ड या अननोन बोला गया, लेकिन उससे मेरा पूरा शरीर चल रहा था. तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि ये आत्मा जो है ये किस लेवल की एनर्जी दे रहा है. तो वो स्पर्म या एग के लेवल पर एक जायगोट को फीड करने की भी एनर्जी दे रहा था, और 100 ट्रिलियन सेल्स के रिप्रोडक्शन करने जितनी एनर्जी भी वही जनरेट कर रहा था. हम खाना खाएं या नहीं खाएं, आत्मा के लेवल पे कोई फर्क नहीं था. उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो किसी भी चीज को कितनी भी एनर्जी दे सकता था जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है. और वो उठकर किसी शरीर से बाहर क्यों जाता था इसका भी कोई रीजन नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति वो भी मर गए. ऐसा तो नहीं है कि जो व्यक्ति बीमार पड़ा, लंबी बीमारी से गुजरा, वही गया.
बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति रात को खाना खा के सोया, सुबह उठा ही नहीं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कहीं कुछ और भी था जो मिसिंग था। तो हमने कहा कि ये एक पर्पस के लिए इस शरीर के अंदर आया था, पर्पस पूरा हो गया, वो चला गया। बहुत सारे लोगों ने ये बोला भाई दारू पीना, मांस खाना, ये सब बड़ा खराब होता है, इससे जल्दी डेथ हो जाती है। तो हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी, मांस मच्छी नहीं खाई, प्याज लहसुन नहीं देखा, लेकिन वो भी जल्दी मर गए 30, 32, 40 साल में। लाइव एग्जाम्पल शंकराचार्य, 32 साल की उम्र में शंकराचार्य की डेथ हो गई। तो उनकी डेथ क्यों हो गई? उन्होंने तो ना दारू सोडा नॉनवेज कुछ चखा ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये इससे भी कनेक्टेड नहीं था। लेकिन हमारे जो टीचर, मेंटर और ये जितनी भी खेल कहानी हम देखते सुनते समझते हैं, उसके अंदर इन कहानियों के और इन क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं थे। हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो बहुत तसल्ली से दारू नॉनवेज कंज्यूम करते थे, वो 90-90, 100-100 साल तक जिंदा रहे। तो इसका मतलब कहानी में कुछ पार्ट तो ऐसा है जो मिसिंग है। तो मैं वो मिसिंग लिंक्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और उन मिसिंग लिंक्स में मुझे कुछ आंसर ऐसे मिले विच वाज इंटेंस एनर्जी। इंटेंस मींस रियल इंटेंस एनर्जी, कि मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे जो है आपकी हेल्थ को कभी भी फर्क कर सकता हूँ। तो मैं कैसे कर पाया? आप या अब जहां बैठे हो वहां से आप अमेरिका में किसी व्यक्ति की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक व्यक्ति नहीं, 100 व्यक्तियों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। किसी का कोई भूत प्रेत का चक्कर है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे हो रही थी, इसका मेरा क्वेस्ट था। और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते ढूंढते एक स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल मैंने बनाया। तो उस स्ट्रक्चर पे मैं लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो अब वो हैवी तो नहीं रहा ना सब्जेक्ट? नहीं, अब हैवी नहीं, ये समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है, दैट्स इट। तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन का पार्ट था वो यही था कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज बाउंसर निकल गई और कौन सी चीज जो है आप एक्चुअली बैट करके चौका या छक्का मार पाए। जब तक मैं बाउंसर डालता रहूंगा तब तक ये प्रोग्राम बेकार है। क्योंकि वो टेक्निकली इज नॉट सर्विंग द पर्पस। माय ऑब्जेक्टिव इज कि मैंने जो चीज फाइंडिंग करी उससे आप अपने आप को कनेक्ट और कोरिलेट कर पाओ और एक हायर एनर्जी पर जाकर ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट कर पाओ। अच्छा, मैंने बहुत सारी चीजें इस टाइप की भी देखी कि जैसे जो इलॉजिकल था, मतलब कि भाई बहुत सारी शक्ति आ जाएगी तो क्या मेरी शादी दीपिका पादुकोण से होगी? बोले कितनी भी शक्ति लिया नहीं होगी। तो ये जो पार्ट था उससे मुझे पता चला कि ये जो हायर एनर्जी और हायर ऑर्डर जो है उसको अगर आप ब्रेक करते हो या एक नेचर के लॉ को ब्रेक करते हो तो उसके पनिशमेंट्स भी है। Many people try to experiment certain things which were not in the natural cause of law. मतलब एक नेचर का लॉ है जो चल रहा है, तो उसको जो लोगों ने कंसिडर नहीं करा तो उनको सीवियर पनिशमेंट भी मिले। अब वो लॉ कैसे कैसे थे कि लॉ ऐसे थे जैसे आपको दान करना है, आपने पैसे कमाए, दान नहीं करा तो आपको पनिशमेंट मिला तो उसके इम्पैक्ट्स आ गए। सो ऐसे करके ये क्वेस्ट जनरेट हुआ मेरा। यार आदमी कुछ भी खाता पीता रहता, कोई किसी के साथ बुरा नहीं करा, फिर भी उसे क्यों पनिशमेंट मिल रहा है? ये मेरा क्वेस्ट था। तो मुझे पता चला कि नहीं, एक प्रक्रिया थी दान की, तो वो दान क्योंकि नहीं करा इसलिए पनिशमेंट मिल रहा था। इट डजंट मैटर वेदर यू आर गुड और बैड, बट इफ यू आर नॉट शेयरिंग व्हाट यू आर जनरेटिंग, इट इज अगेन अ पनिशमेंट। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये तभी, मतलब ये प्रोग्राम आपको तब समझ में अच्छी तरह आ सकता है जब आपके पास क्वेश्चन हो किसी भी सिचुएशन में पनिशमेंट क्यों मिल रहा है। अब इसका एग्जांपल देता हूं। एक लॉ में एक सब्जेक्ट होता है सीआरपीसी, तो सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऐसे करके सीआरपीसी का वो होता है, फुल टर्म होती है। मधु जी आप कनेक्टेड है ना? मुझे पता नहीं, दिख नहीं रहा है तो इसलिए मैं पूछता रहता हूँ बीच बीच में। राइट। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो उसमें क्या था, लॉ एलएलबी जब कोई व्यक्ति करता है तो उसमें पढ़ाते पढ़ाते ये बताते हैं कि आपने ये क्राइम करा, इसका ये पनिशमेंट है, इतने टाइम का पनिशमेंट है, इस तरह से है। हमें पता चल गया, पूरी लिस्ट दे रखी है। अच्छा, किसी का मर्डर करेंगे तो ये पनिशमेंट है, किसी का जो है जेब काट देंगे तो ये पनिशमेंट है। सो लाइकवाइज द एंटायर पनिशमेंट लिस्ट इज डिफाइंड। ठीक।
हर एक को पनिशमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये भी डिफाइंड है पूरे प्रोसेस में। किसी भी व्यक्ति को इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ जो है अगर पनिश करेगी तो बाय दैट लिस्ट ओनली विल द पर्सन विल गेट पनिशमेंट। ठीक, अब पनिशमेंट जो है इज ए वेरी वेग टर्म इन इंडियन लॉ, बट अगर आप ईश्वर को मानते हो तो आपको पनिशमेंट बहुत तरह से डिफाइन हो जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के संतान ही नहीं होती, उसके लिए वो पनिशमेंट है। कोई व्यक्ति निर्धन रह जाता है, किसी के लिए वो पनिशमेंट है। किसी की संतान बेवकूफ हो, मेंटली रिटार्डेड हो, उसके लिए वो बहुत बड़ा पनिशमेंट है। सो पनिशमेंट कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट इन द आईज ऑफ गॉड, बट इट इज अ वेरी वेग टर्म इन द आईज ऑफ लॉ। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं नहीं? हाँ। अब पनिशमेंट को आप थोड़ी देर के लिए लेकर चलो, कोरोना आया और हर व्यक्ति को 3 महीने से लेकर 1 साल तक अपने घर में हाउस अरेस्ट देखना पड़ा जी। उसको अलाउड नहीं था कि अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकले। तो ये तकरीबन सबके साथ हुआ, एटलीस्ट अर्बन पॉपुलेशन में सबके साथ हुआ। रूरल में मान लो ये फ्रीडम थी भी कि चलो गांव देहात में जो व्यक्ति रह रहा है तो उनकी पनिशमेंट और उनकी वो तो रोजमर्रा में चलती थी। जो व्यक्ति टिपिकल गांव में रहता था उसको तो उतना सीवियर पनिशमेंट नहीं मिला, बट वो उसकी जिंदगी वैसी एक पनिशमेंट वाली थी। पिछले 60 साल से ना गांव में बिजली पानी कोई सुविधा नहीं, पूरे दिन मेहनत करो फिर खेती में से सामान निकालो, तो उसका पनिशमेंट तो रोज का चल रहा था, उसको पनिशमेंट कम मिला। हम जो शहर में रहने वाले थे हमें बड़ा सीवियर पनिशमेंट मिला। हमें मिनिमम 40 डेज से लेकर 1 साल तक के लिए हाउस अरेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये पनिशमेंट तो है, तो पनिशमेंट है तो हमारा क्राइम क्या था? क्राइम कुछ तो रहा ही होगा जो हमें, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। दैट्स द आंसर। हमारे जो भी छोटे बड़े क्राइम हम कर रहे थे पिछले 5 साल 10 साल 20 साल से, एक दिन पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे उनको पनिशमेंट मिल गया। जो सोचते थे कि नहीं हमें तो कोई पनिशमेंट नहीं मिला, उनको अगले साल मिल गया। मतलब अमेरिका में पहले 10 लाख लोग मर गए, इटली में पहले 3 लाख लोग मर गए, इंडिया में अगले साल हुए। पनिशमेंट तो हुआ। तो जब पनिशमेंट हुआ तो क्राइम क्या था? एक नेचुरल सा क्वेश्चन बनता है। सो हमने वो वाला पार्ट स्किप कर दिया। हमने कहा सबको मिल रहा है तो हम ही कौन सी बड़ी चीज है। बट सबको नहीं मिल रहा था, कुछ को मिल रहा था। अब इसको कैटेगराइज कर लीजिए कैसे। कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट ही था, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट के साथ साथ इन्फेक्शन भी लग गया। जिन लोगों को इन्फेक्शन लगा वो घर में रहकर ठीक हो गए, बट कुछ लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल गए। फिर उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल से वापस आ गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल से नहीं वापस आए। कुछ लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल गए, उनके साथ जो तीमारदार थे वो भी वापस नहीं आए। कुछ ऐसे थे जो खुद भी गए, तीमारदार को भी ले गए और घर में अनाथ बच्चे छोड़ गए। तो ऐसे करके आपको सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट पता चल रहा है जी। सॉल्यूशन क्या था पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, क्योंकि जब कोई पनिशमेंट मानता ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से निकालेगा। हमने 70 लोगों का कोविड ठीक करा, जिनको हमने सिखाया उन्होंने 100 लोगों का कोविड ठीक कर दिया, और जिनका ठीक करा वो प्रत्यक्ष सामने घड़ी से 2 मिनट के अंदर कर दिया। तो हमने कैसे करा? क्या वो इंटेंस एनर्जी से करा, या किसी अपनी मंत्र विद्या से करा, या उस ईश्वर को साक्षी मान के उसके बिहाफ पे प्रार्थना करी कि हमारे को पनिशमेंट बहुत मिल गया, प्लीज फॉरगिव अस, या इस कॉम्बिनेशन को इम्प्लीमेंट करके करा? आई थिंक कॉम्बिनेशन को ही इम्प्लीमेंट किया होगा। तो ये हम 7 दिन में बताएंगे। अजम्पशन तो आपकी ठीक है, बट ये वाला पार्ट हमने कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को ब्रेक करा ये हम 7 दिन के अंदर बताते हैं। ठीक है, तो आज हमारा डे 2 वाला क्लास चल रहा है, तो हम डे 2 पे आते हैं। मधु जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी सर। What is the basis of a intense energy is what this program is driving a entire audience. ठीक है? हाँ जी। क्योंकि कुछ पार्ट तो ऐसे हैं कि जो पूजा जी और ऋतु जी भी हैं, तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन नहीं आया हमारे लास्ट प्रोग्राम्स में, बिकॉज जब तक कोई उस तरीके का एग्जाम्पल नहीं देगा
तब तक हम उस तरीके का आंसर नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पूरे प्रोग्राम में एक शॉर्टकमिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहां से हमारे प्रोग्राम के अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट जनरेट हुआ वो ये था कि हमने नोटिस करा कि जो थ्योरी हमें पढ़ाई गई थी उस थ्योरी में ही इशू था। मतलब गुरुजी ने जो मटेरियल हमें पढ़ाकर बताया और जो किताबों में जो लिखा हुआ था वो मटेरियल फर्क था। गुरुजी ने जो चीज बताई वो किताबों में नहीं थी, किताबों में जो चीज लिखी हुई थी वो गुरुजी ने जो बताई थी वो उससे फर्क था। तो ये फर्क क्या था? The first thing which we identified was 5 elements. अब मधु जी मुझे स्क्रीन पे आप दिख नहीं रहे हैं तो इसलिए आपको यस और नो बीच बीच में करते रहना पड़ेगा। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, बिकॉज अगर आपके आसपास कोई फोन आ गया और आप फोन सुन रहे हो और मुझे पता नहीं है तो मैं तो मेरा बोलता ही रहूंगा, मुझे पता भी नहीं सर चलेगा कि मैं मैं कौन सा आपकी पार्ट। क्लास में सारे फोन मेरे असिस्टेंट के पास है, मेरे पास कोई नहीं है। मैं आई सिर्फ एम सो आपकी क्लास आई में एम हूँ। सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल। मतलब मैं मेरा ये जी। ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव है तो इसलिए उस इंटरेक्शन की वजह से मैं बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहली बात, मैं अभी तक मेरा पॉइंट मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ जी सर। अभी तक एक एक पॉइंट एक्सप्लेन्ड है? हाँ जी। राइट। अब हमने जब पढ़ा था तो हमें ये बताया गया कि देयर आर ओनली 5 एलिमेंट्स, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। इसको आप यस और नो में कंफर्म कर सकते हैं? हाँ जी सर। बट मैंने देखा कि क्योंकि वी वर 3 इन अ बॉडी, माइंड, बॉडी एंड सोल, तो हमारी डेफिनेशन भी 3 थी। मतलब कि वी बॉडी कह रहे थे बेसिकली स्थूल शरीर या ग्रॉस बॉडी को, माइंड कह रहे थे सटल बॉडी को, और सोल कह रहे थे कॉजल बॉडी को। मैंने क्या 3 टर्म यूज करी? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। आपको ये तीनों टर्म्स पता है? हाँ जी। अच्छी तरह पता है? सर आप कर दीजिए थोड़ा सा एक्सप्लेन। राइट। तो ग्रॉस बॉडी को हमारे यहाँ संस्कृत में टर्म यूज करा गया स्थूल शरीर। इस ठीक। स्थूल शरीर के 5 तत्व होते हैं, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। इसके बाद राइट। होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के भी 5 तत्व होते हैं जिसको हम कहते हैं स्काई, एयर, फायर, टाइम और डायरेक्शन। ओके। इस सूक्ष्म शरीर के अलावा हमारा तीसरा शरीर होता है जिसको हम कहते हैं कारण शरीर। इस कारण शरीर के भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, स्काई, टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन। अब जब मुझे थ्योरी में पढ़ाया गया था तो मुझे बताया गया 5 तत्व होते हैं, निकले 5 + 5 + 5 15। तो मैंने जब इनको देखा तो आइडेंटिफाई करके मुझे पता चला कि ये 15 तत्व नहीं थे, ये एक्चुअली 9 तत्व थे, और ये 9 तत्वों की शेप ऐसी थी, इस तरीके से। और ये 9 तत्व थे स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? कोशिश कर रहे हैं समझने की। नहीं, कोशिश मत करिए, सवाल करिए। आप जितना ज्यादा मुझसे सवाल करेंगे उतना मुझे बताने में आसानी होगी। हमने कहानी कहां से शुरू करी? हम माइंड है, बॉडी है कि सोल है? अब किसी ने कहानी में से सोल निकाल दी तो हम बचे क्या? माइंड एंड बॉडी। राइट। और जब माइंड और बॉडी थे तो हमारे को कितनी चीजें दिख रही थी? हमें 5 तो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ दिख रहे थे ग्रॉस बॉडी के, और सटल बॉडी के 2 एलिमेंट दिख रहे थे, टाइम, डायरेक्शन। राइट। अब वो टाइम डायरेक्शन जो है वही 7 चक्र तो हुए हमारे। जी। हमें 7 चक्र ही बताए गए ना। हाँ जी, हाँ जी।
और 5 तत्व थे। अब किसी ने 5 तत्व और 7 चक्र क्यों मतलब 5 तत्व और 7 चक्र क्यों बताए हमें? क्योंकि उसने कहानी में से आत्मा पहले ही बाहर निकाल दिया था। आत्मा बाहर क्यों निकाला गया? क्योंकि ईसाई और जो चाइनीज है ये आत्मा जैसी कोई कहानी मानते ही नहीं। वो कहते हैं आत्मा कुछ नहीं होता, बेकार की बात। कयामत के दिन जो है सबको 72 हूर मिलेंगी पर पर्सन, वो उसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट। वो इस्लाम की कहानी थी, ईसाइयत में कोई और कहानी थी, चाइनीज की कुछ और कहानी थी। तो आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन की जो डोमेन्स के जो डिफरेंस थे, इसलिए उसमें से जैसे ही आत्मा को निकाला, ये कहानी में से 7 चक्र और 5 एलिमेंट रह गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया कि ये कहानी कैसे मैं जोड़ पा रहा हूँ? हाँ जी सर, हाँ जी। सिर्फ आत्मा के एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करते ही मेरी कहानी ने शेप और पजल चेंज कर दिया। तो जब मुझे पता चले कि पहले 5 एलिमेंट और 7 चक्र थे, तो 9 एलिमेंट पे कितने चक्र हो गए? ये क्वेश्चन हो गया जी। अब क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो मैंने, आप तो नवरात्र वगैरह करते होंगे ना, व्रत वगैरह? नहीं सर। उसके बारे में सुना है आपने? हाँ जी, पता है मुझे। अच्छा, तो नवरात्र करते करते एक संस्कृत का श्लोक आता है, प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ऐसे करके ध्यान है आपको? हाँ जी। इस इमेज को जब आप ध्यान से देखेंगे तब तो आपको ये चीज पता चलेगी कि यहाँ वही 9 देवियों के नाम लिखे हुए हैं। तो पहली देवी कौन सी थी? प्रथम शैलपुत्री जी। मैं यहाँ आया और मुझे पता चला अर्थ एलिमेंट इज शैलपुत्री। शैल मतलब पहाड़, पहाड़ किस चीज का रिप्रेजेंटेशन हो गया? अर्थ एलिमेंट का। जी। दूसरा ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी किस चीज का रिफ्लेक्शन हो गया? वाटर का। तो यहाँ पर दूसरा मुझे वाटर पता चल गया। तीसरा चंद्र घंटा, घंटा मतलब घंटा साउंड से कनेक्ट हो गया। साउंड मेरा जो है वो 5th एलिमेंट था, जो स्काई के साथ साउंड लिखा हुआ है, तो तीसरा मुझे वहां पे कनेक्ट हुआ। चौथा था कात्यायनी, कात्यायनी फायर एलिमेंट के लिए था, तो मुझे यहाँ पर फायर एलिमेंट भी देखने को मिल गया। पांचवा था कूष्मांडा, कूष्मांडा एयर एलिमेंट के लिए था, तो मुझे यहाँ पर एयर मिल गया। तो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, मुझे 5 मिल गए। हाँ जी। इसके बाद छठा था स्कंद माता। स्कंद माता जो है, मैंने उसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा मॉडल कलेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने डायरेक्शन पे स्कंद माता लिखकर छोड़ दिया। फिर 8वां देखा कालरात्रि। अब कालरात्रि में काल बड़े लाउडली आ रहा है ना, काल मतलब टाइम, राइट। तो यहाँ टाइम भी मेरा कनेक्ट हो गया। फिर आया महागौरी। अब गौरी जो है टर्म, वो सोल के लिए था। ये सोल पहले काली थी और फिर सोल हो गई गोरी। तो जो काली थी वो एक गोरी थी। तो वो पता चला कि पहले सोल अननोन डोमेन में थी, बाद में उसने अपने आप को प्रकट कर दिया। तो यहां से मुझे 8th एलिमेंट पता चला सोल का। फिर उसके बाद आई सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री देखा तो मुझे वो मन की डोमेन की, सिद्धियां तो मन से ही होती है ना जी। तो मुझे मन की डोमेन आई, तो ये पता चला 9th डोमेन ये है। तो ऐसे करके मुझे 9 देवियां पता चली इन 9 एलिमेंट्स के लिए। ओके। यहां से मेरा स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। मतलब जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं, इट टुक मी ऑलमोस्ट 6-7 years टू कनेक्ट दैट दोज डॉट्स। और ऐसा नहीं था, मतलब मेरे पास जब क्वेश्चन होते थे तो मैं, ऐसा कोई भी नहीं था जिसको बख्शता था सवाल करने से। मतलब जो जिनके अंडर में मैंने संस्कृत का मास्टर्स और पीएचडी करा था, वो भी मुझसे परेशान रहते थे। एक सेकंड। तो वो भी मुझसे परेशान रहते थे कि भाई तू सवाल बहुत करता है। तो वो मुझे एक ही चीज कहते थे कि बेटा जो तेरे सवाल जो है ना, हम लोगों ने तो जब जॉब करी थी तो इसलिए करी थी कि, मतलब हमने जब संस्कृत पढ़ी थी इसलिए पढ़ी थी कि हमें जॉब मिल जाए। तेरा जॉब वाला कोई कहानी नहीं है, तू जॉब वॉब करके पैसे जोड़ के तब सवाल कर रहा है, क्योंकि तुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही। तो ये मत समझना कि तेरे आंसर्स तुझे आराम से मिल जाएंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर। तो इट टुक मी अराउंड 5 years, और वो पूरा का पूरा पीएचडी करते करते, और वो दुर्गा सप्तशती बार बार पढ़ते पढ़ते, मतलब आपने सब लोगों के पास सुनी होंगी एक दुर्गा सप्तशती, मेरे पास 12 या 13 दुर्गा सप्तशती है।
जिसमें से एक दुर्गा सप्तशती तकरीबन 1000 साल पुरानी है, और उस 1000 साल पुरानी दुर्गा सप्तशती में भी मैंने कम से कम 200-300 कमियां निकाल ली थी कि अच्छा यहाँ पर ये चीज गलत हो सकती है या ये गलत हो सकता है, लाइकवाइज। तो मैं कभी भी नॉलेज के सोर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करता ही नहीं, ये मेरी परेशानी है। सो आई नेवर ट्रस्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, आई ऑलवेज काउंटर चेक इट। क्योंकि एक बार कुछ बात चल रही थी तो एक चर्चा चली, और उस चर्चा में सबसे पहले आया कि भाई गुरुजी के सामने सवाल आया कि भाई भक्ति का क्या मतलब है, भक्ति श्रेष्ठ है या लॉजिक श्रेष्ठ है, कुछ इस तरीके का कुछ पॉइंट आया था। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हाँ जी सर। भक्ति में क्या होता है और लॉजिक में क्या होता है, वहां पर ये प्रश्न आया कि भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है और लॉजिक जो है वो सेकेंडरी है। और मेरा उसी दिन से हर चीज से विश्वास उठ गया था, क्योंकि मैं भक्ति को सेकेंडरी मानता था, लॉजिक को श्रेष्ठ मानता था। अब मेरा रीजन बताइए क्या रहा होगा। जी मधु मैम, मैं वेट कर रहा हूँ। So there has to be a logic behind everything. हर चीज जो भी हम करते हैं, जो भी हम मानते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। चाहे हम उसे वहम कह रहे हैं या हम उसे कह रहे हैं कि हमारी प्रथा है, जब हम उसके डीप में जाते हैं तो उसके पीछे लॉजिक होता है। तो लॉजिक के बिना तो कोई भी चीज होती नहीं है, जहां तक मुझे समझ में आता है। तो अगर आप भक्ति कर रहे हो और लॉजिक नहीं है उसके पीछे, तो इसका मतलब है कि आप, ये अंध भक्ति हो जाती है, ब्लाइंड फेथ। तो ब्लाइंड फेथ कभी भी अच्छा नहीं होता। राइट। तो अब क्योंकि अब ये आंसर जो है आप तभी दे सकते हो जब आपने जो है बीटेक या इस टाइप जैसा सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, कि कंप्यूटेशन जो है प्रॉब्लम का वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू लुक फॉर द एंटायर पॉसिबल आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होना बड़ी जरूरी है, प्रॉब्लम होनी बड़ी जरूरी है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, इसीलिए जो है वो कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है। एम आई राइट? राइट। तो मैंने इसको कैसे आंसर करा वो मैं अपना पार्ट बताता हूँ। मैंने कहा कि मेरे देश में मैं एक गोत्र परंपरा को फॉलो कर रहा हूँ, और हर एक व्यक्ति का गोत्र होता है, और गोत्र जो है वो किसी ना किसी ऋषि से संबंधित है। ऋषि वो जो रिसर्च करे। अब जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, क्या वो बिना क्वेश्चन के रिसर्च कर सकता है? नहीं। तो अगर वो क्वेश्चन के बिना रिसर्च कर रहा है तो वो रिसर्चर बन ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पूरी संस्कृति ऋषि प्रधान थी। मतलब रामचंद्र जी को किसने बनाया? वशिष्ठ जी ने। कृष्ण जी को किसने बनाया? संदीपनी ऋषि ने। अगर ये ऋषि नहीं होते तो ये राम लक्ष्मण कह रहा हूँ, राम और कृष्ण भी नहीं होते। तो मेरे को कहीं भी अंधी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे लॉजिकल सिस्टम को ही ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ये ऋषि ही सॉल्यूशन है। अदरवाइज हम ऋषियों की बजाय किसी और की उपासना कर रहे होते। राइट। पर वो पूरा कॉन्सेप्ट कैसा था? उस ऋषि ने प्रधान बनाया राजा, क्योंकि सोशल सिस्टम की जस्टिस बहुत जरूरी थी। सोशल सिस्टम अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसने देखा कि जिस तरह से जंगल में शेर होता है उसी तरह से सोशल सिस्टम में राजा होता है। तो राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सोशल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ऑन दी सेम लाइंस जंगल जो है बहुत आवश्यक है। जंगल तब तक सुरक्षित रह सकते हैं जब तक जंगल में शेर हो। तो वहां से वो डॉट्स करना। अब वो शेर और राजा जो है, अब राजा मतलब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के अंदर क्या चीज आवश्यकता थी? कि वो शेर की तरह ये नहीं कि किसी को भी खा जाए, उसके लिए कि न्याय की प्रक्रिया जरूरी थी। पशु और मनुष्य में यही फर्क था। तो उन्होंने उस राजा को संस्कार दिए, और संस्कार देने के बाद उसे सबसे शक्तिशाली बनाया। ये प्रक्रिया थी मेरे देश की। तो लॉजिक ड्रिवन थी या भक्ति ड्रिवन थी? लॉजिक ड्रिवन थी। रामचंद्र जी को पता था कि जिस दिन वशिष्ठ जी का दिमाग घूम गया,
उस दिन ईश्वर वाला तत्व जो है ना वो शरीर से बाहर ना चला जाए। इसलिए रामचरितमानस के अंदर क्लियर कट डिपिक्शन था कि जब दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को ये बोला कि भाई आप राम की बजाय कुछ और मांग लो ताड़का वध से पहले, तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया भाई राम दे रहा हो तो दे, नहीं तो आगे बढ़। तो दशरथ जी की हिम्मत नहीं थी कि ये कह सके कि भाई मेरा छोटा सा बच्चा है प्लीज छोड़ दो ना। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी आप इनको जो है राम सुपुर्द कर दीजिए, इनके सामने तो बड़े से बड़ा कोई भी शक्ति आ जाए वो भी माथा टेकेगी। तो यहाँ से विश्वामित्र ऋषि जो थे उनकी पावर पता चलती थी। फिर रावण के वध से पहले अगस्त ऋषि आए, रामेश्वरम की स्थापना करवाई और उन रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्र बताया। तो वहां से पता चला कि उस आदित्य हृदय स्तोत्र को धारण करने के बाद ही वो राम जो है रावण का वध कर पाए। तो यहाँ से ऋषि की पावर पता चल रही थी कि ईश्वर जिसको, अब हमने तो राम और कृष्ण को ईश्वर कह के उस ऋषि परंपरा, उस गुरु तत्व की महानता को ही कम कर दिया। बट हमारे यहाँ पावर का प्रोसेस डिफाइंड था, संस्कार ड्रिवन था। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर। तो जब मैंने ये एपिक्स पढ़े तो ये मेरा इनटेक था, और जब मैंने इनटेक अपना समझा तभी मैं उस पूरे प्रोसेस में क्वेश्चन कर पाया। राइट? तो मेरा पहला थ्योरी का पॉइंट जो था वो 5 एलिमेंट्स वाला चेंज हो गया, मेरे 9 एलिमेंट्स थे, एंड दैट्स हाउ ये थ्योरी मेरी आगे बढ़ी। तो अब आगे बढ़ते हैं। मोनिका जी हैवी तो नहीं हो गया ज्यादा? नहीं, अभी सब समझ आ रहा है। चलो फिर ठीक है, पता चलता रहना चाहिए कब हैवी हो रहा है, तो फिर मैं भी उसके हिसाब से। अब एक सिस्टम था, इसको मैं बाद में भी बोल सकता हूँ, पहले ही बोल सकता हूँ। एक चीज आपके सामने रख देता हूँ कि 5 एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट से बनी साउंड। इस साउंड को हमने देखा, ये 2 पार्ट में बटी हुई थी, फिक्स साउंड्स एंड वेरिएबल साउंड। जो फिक्स साउंड थे उनको हमने बोला अल्फाबेट्स या वर्ण। टोटल वर्ण जो थे वो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, मतलब वॉवल, सेमी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, इस तरह से बटे हुए थे। इनके कॉम्बिनेशन से बने वर्ड्स जिनके होते थे मीनिंग। इन वर्ड्स के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से बने सेंटेंस, उन सेंटेंसेस के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से बने पैराग्राफ, इन पैराग्राफ के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से बने चैप्टर, इन चैप्टर्स के मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन से बनी बुक। इन मल्टीपल बुक्स जो मीनिंगफुली अरेंज करी जाती थी उनसे एक सब्जेक्ट बनता था, और मल्टीपल सब्जेक्ट मीनिंगफुली अरेंज करने से एक लाइफ फॉर्म आती थी। ये लाइफ फॉर्म जो है इसने अपने आप को बाइफरगेट करा 5 एलिमेंट्स में। ये 5 एलिमेंट से बने सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, इंटरसिस्टम, बॉडी। मल्टीपल बॉडीज से मिलकर बनी एक फैमिली, मल्टीपल फैमिलीज से मिलकर बनी सोसाइटी, मल्टीपल सोसाइटीज से मिलकर बना नेशन। मल्टीपल नेशन एग्जिस्ट करते थे अर्थ के ऊपर। अर्थ पार्ट था सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम पार्ट था गैलेक्सी का, गैलेक्सी पार्ट था मिल्की वे का, मिल्की वे पार्ट था यूनिवर्स का, और यूनिवर्स ने अपने आप को डिपिक्ट करा 5 एलिमेंट्स में। इस तरह से इनसाइड आवर बॉडी एंड आउटसाइड आवर बॉडी एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? थोड़ा सा हैवी हो गया सर। एक्सीलेंट। कहाँ से हुआ वो बताइए। ये साउंड तक समझ में आया मुझे। साउंड से वर्ड्स बने, वर्ड से सेंटेंस बने, सेंटेंस से पैराग्राफ बने, चैप्टर्स बने, उसके बाद आई लॉस्ट इट। मल्टीपल चैप्टर्स एक बुक के होते हैं। हाँ जी। मल्टीपल बुक्स जो है एक सब्जेक्ट की होती हैं जी। मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइफ के लिए होते हैं। ठीक है। लाइफ जो है उसको हम किस तरह से बोलते हैं? वो जीवन 5 तत्वों में विलीन होता है। जी। 5 तत्वों से लिविंग सेल बनता है। जी। मतलब जब हम अपने 5 तत्वों की तरफ देखते हैं तो हमें सेल पता चलता है, मतलब 5 तत्व में जीवन नहीं है। हाँ जी। लेकिन जो सेल बनता है वो लिविंग सेल होता है। राइट। जब वो लिविंग सेल होता है तो हमें पता चलता है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड 5 एलिमेंट्स। राइट। अब ऊपर जब मैं वो बियॉन्ड हाईलाइट कर रहा था तो वो आप इसलिए नहीं पकड़ सकते थे बिकॉज वो बियॉन्ड जो था वो मीनिंगफुल पार्ट था। मैं मधु का धूम भी कर सकता था।
MADHU को UHDM भी कर सकता था। हम्म। उसका ऑर्डर चेंज होते ही क्या उस वर्ड का मीनिंग नहीं बदल जाता? हाँ जी। एंड मेनी टाइम्स वो मीनिंग लॉस्ट भी हो जाता। जी। तो वो मीनिंगफुल होना जो है वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है, ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। राइट। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट हो रहा है या नहीं कनेक्ट हो रहा, वो मीनिंगफुल पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा, वो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हाँ जी। मल्टीपल सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं एक पैराग्राफ को, इसका मीनिंगफुल पार्ट कैसे बना कैसे नहीं बना ये हमें नहीं पढ़ाया जाता। जी। मल्टीपल बुक्स मतलब मल्टीपल चैप्टर्स एक बुक के मीनिंगफुली कनेक्टेड है या नहीं है ये हमें नहीं पढ़ाया जाता। राइट। तो ये हमारी पढ़ाई की कमी हो गई। हाँ जी। उसी तरह से अब 5 एलिमेंट से सेल बना, लेकिन सेल तो लिविंग था, और जो चीज लिविंग है वो डेड भी होती है, जो जी। चीज लिविंग है वो रिप्रोड्यूस भी करती है, जी। जो चीज लिविंग है वो ग्रुप में भी जाती है। तो सेल से टिश्यू बन गया। टिश्यू एक लार्जर पर्पस को आइडेंटिफाई कर रहा था, कि उसका मतलब कि उसके अंदर एक मीनिंगफुल एलिमेंट था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। हाँ जी। उसी तरह से ये मल्टीपल टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बन गया। फाइन। या ये ऑर्गन जो है ये क्यों फॉर्म हुआ, इसका एक पर्टिकुलर पर्पस था, वो पर्पस किस तरह से आया, फिर ये मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बन गए। तो बायोलॉजिकली मेरे पूरे बॉडी के अंदर सारे सिस्टम्स को कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, और फिर ये सारे इंटर सिस्टम काम करके एक बॉडी की फंक्शनिंग में परिवर्तित हो गए। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो आई एम नथिंग बट अ बंडल ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स। ट्रू। पर वो 100 ट्रिलियन सेल जो हैं किसी ढेर की तरह पड़े हुए हैं या एक्टिवली मूव कर रहे हैं, ये क्या चीज हो रही है? वो कभी तो जुड़ जाते हैं, कभी अलग अलग हो जाते हैं। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, क्या ये एक्चुअली सिर्फ 5 एलिमेंट सिस्टम से एड्रेस हो पा रही है प्रॉब्लम? So there is something extra which we are not aware. ट्रू। नाउ आई गॉट इट। राइट। इसलिए मेरा 9 एलिमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट था। ठीक है। तो ये कौन है जो इस अखिल ब्रह्मांड को धारण कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन था। ये कौन है जो इस 100 ट्रिलियन सेल को धारण करके एक शरीर की तरह से काम करवाता है, और वो एक शरीर दूसरे शरीर से मिलकर एक परिवार बनाता है, वो एक परिवार मल्टीपल परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं। तो ये कौन है जो पूरे सिस्टम को धारण कर रहा है? दिस वॉज द क्वेस्ट। और ये क्वेस्ट बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड के लेवल पे गई, ये घटते घटते जो है अल्फाबेटिकल लेवल तक चली गई। अब मैं इस अल्फाबेटिकल लेवल की पावर आपको बताता हूं किस तरह से है, पर पहले आप अपने सारे चक्रास को मेजर करके कागज पे लिख लीजिए। तो मेजर आपको किस तरह से करना है? जैसे भी आप करते हो, मुझे कोई फर्क परसेंटेज नहीं। में कैसे करना है? आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप ही बताओगे मुझे, मैं तो टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है। तो आपने अपने चक्रास को मेजर करना है, अपनी ऑरा को मेजर करना है, उसके साइज को मेजर करना है इस समय तक। ठीक है। इसको मेजर कर लीजिए। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। हाँ जी, मैंने कर लिया। ठीक है। अब एक सेकंड, मोनिका जी आप चक्रास या ऑरा मेजर कर सकते हैं? नहीं, मैं कैसे करूंगी? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये जब आप डॉक्टर आरती के साथ क्लास करेंगे ना तब ये वाली चीज हम बताएंगे। एक्चुअली मेरा और आरती का ना काम करने का जो पार्ट है बिल्कुल बटा हुआ है। किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करनी है, 2 मिनट के अंदर दुनिया में बैठे हुए एक व्यक्ति की 100 व्यक्ति की हीलिंग करनी है किसी भी बीमारी के लिए, वो आरती की एक्सपर्टीज है। मेरी एक्सपर्टीज ये थ्योरी है। ओके। हम दोनों का पार्ट बिल्कुल बटा हुआ है। मतलब टेक्निकली यू कैन से कि
मेरे को हीलिंग करना नहीं आता और आरती को थ्योरी बताना नहीं आता। बट अगर एक से साथ बजाय 100 जने भी आप दे देंगे, क्योंकि मैं आरती को स्टडी करता रहता था हमेशा, मतलब जैसे आरती ने कभी कोई बीज मंत्र नहीं लिखा, बीज मंत्र मैं लिखता रोज। जैसे मान लीजिए मैंने 3000 टाइम्स श्रीम लिखा, तो मैं उसको बोलता था कि अब आप ये एनर्जी उठाओ और मेरे चक्रास में डालो, अपने चक्रास में डालो, घर में डालो, सारे फैमिली में डालो। वो डाल देते थे। अगले दिन मैं फिर 3000 लिखता था, तो वो अगले दिन 3000 प्लस 3000 6000 की एनर्जी लिफ्ट करते थे और फिर सब में डाल देते थे, मुझ में भी और इसमें भी। ऐसे करके रोज के रोज मेरा एनर्जी लेवल बढ़ता रहा। जैसे जैसे मेरा एनर्जी लेवल बढ़ता रहा, मेरी क्वेश्चनिंग एबिलिटी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे मेरी क्वेश्चनिंग एबिलिटी बढ़ती गई, मेरे क्वेश्चंस और मैं उनके आंसर्स ढूंढने लग गया। बिकॉज मैं तो, मेरी सोल सीट तो मुझे पहले दिन से पता थी, ये पूरी जर्नी में चलते चलते। तो जब मेरे को वो सोल सीट पता चली, तो फटाफट फटाफट चीजें रिजॉल्व होनी शुरू हो गई, क्योंकि अंदर जितनी एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी बढ़ती जा रही थी। तीसरे दिन 3000 से 9000 हो गया, करते करते 1 महीना हो गया, तो वो 1.25 लाख बीज मंत्र लिखने की एनर्जी वो लिफ्ट करके हम सब में डालती थी। ऐसे करके हम सब लोग जो है, फिर हमने शुरू करी लोगों की हीलिंग। तब तक हम हीलिंग नहीं करते थे, सिर्फ अपने घर फैमिली के हिसाब से। तो वो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी थी वो एकदम से कम हो जाती। तो हमें पता चला कि ये व्यक्ति जो इसकी हम हीलिंग कर रहे हैं, वहां पे कोई स्पिरिटेड इफेक्ट है और वो स्पिरिटेड इफेक्ट हमारी एनर्जी सोख रहा है। तो फिर हमने स्पिरिटेड इफेक्ट्स के सॉल्यूशंस निकालने शुरू करे। तो ऐसे करके हम दोनों का सेल्फ इवोल्यूशन मान सकते हैं।